गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ बजट। बजट। अभी तक हमने बजट का मीनिंग पढ़ा है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं और बजट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर के बाद कुछ अदर टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़े थे और कुछ अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स पढ़े। आज का जो टॉपिक है टाइप ऑफ बजट। बेसिकली बजट दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बजट हमारा कितना हो जाएगा? दो तरह का बजट है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड बजट एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट। व्हाट इज द बैलेंस्ड बजट? बैलेंस का मतलब जब खर्चे और इनकम बराबर हो जाए उसे हम बैलेंस्ड कहेंगे। इसका मतलब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बजटेड रिसीप्ट्स और बजटेड एक्सपेंडिचर ये आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ई का मतलब एस्टिमेटेड, बी मतलब बजटेड। एस्टिमेटेड भी बोल सकते हैं, बजटेड भी बोल सकते हैं। When budgeted receipts become equals to the budgeted expenditure, or we can say when budgeted receipts equals to the budgeted expenditure or estimated receipts equals to the estimated expenditure, then it is called balanced budget। बस इतना सा ध्यान रखना इसके अंदर। अब आते हैं अनबैलेंस्ड बजट। तो अनबैलेंस्ड का मतलब जब इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल नहीं होने पर दो कंडीशन बन सकती है, या तो रिसीप्ट ज्यादा हो या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी। एक तो बनता है डिफिशिएंट डेफिशिएंट बजट और दूसरा सरप्लस। डेफिशिएंट बजट क्या होता है? जब खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो। यहाँ पर हो जाएगा बजटेड एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन बजटेड रिसीप्ट्स, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा डेफिशिएंट बजट का, डेफिशिएंट बजट इक्वल्स टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड। बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करनी, इसलिए हमने बजटेड एक्सपेंडिचर को पहले लिखा। ज्यादा क्या होगा इसमें? बजटेड एक्सपेंडिचर और बजटेड रिसीप्ट्स कम हो। ये हमारे पास डेफिशिएंट बजट है। सरप्लस बजट कैलकुलेट करना है तो क्या कंडीशन हो जाएगी? बजटेड एक्सपेंडिचर कम होंगे, बजटेड रिसीप्ट्स ज्यादा होंगे। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे डेफिशिएंट सरप्लस बजट कैलकुलेट, सरप्लस बजट का फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड रिसीप्ट माइनस बजटेड रिसीप्ट माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर। ये दो तरह के बजट। अपन ने कब कौन सा बजट बनता पढ़ा था पहले? डेफिशिएंट बजट कब बनाते हैं? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रिसीप्ट। अरे कब बनाते हैं? गवर्नमेंट ऐसा बजट क्यों बनाई? पीछे पढ़ा था ना सरप्लस बजट। जब रिसेशन, मनी सप्लाई कम होता है तो जब सर वही रिसेशन हो, डिफ्लेशन रिसेशन हो, तो गवर्नमेंट डेफिशिएंट बजट। और सरप्लस बजट इन्फ्लेशन के टाइम पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना है आपको, सरप्लस बजट इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डेफिशिएंट बजट इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार आपके नोट्स को देख कोई टॉपिक जो पढ़ा उसको, फिर अपन अगले टॉपिक पर आते हैं। अब ये जो डेफिशिएंट बजट और सरप्लस बजट के बारे में आगे कोई डिटेल नहीं है अपने पास। अब अपने को इस टॉपिक है ना, इसको डिटेल में पढ़ना है। उसका टॉपिक का नेम है मेजरमेंट ऑफ द बजट, गवर्नमेंट डेफिशिएंट या बजट डेफिशिएंट, है ना। तो बजट डेफिशिएंट हुआ है, गवर्नमेंट ने डेफिशिएंट आ रहा है, इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसको और आगे डिटेल में अपन पढ़ना है। क्या टॉपिक है? मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट भी कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो? बजट डेफिशिएंट। बजट डेफिशिएंट, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट या बजट डेफिशिएंट। तो सबसे पहले बजट डेफिशिएंट को या डेफिशिएंट बजट को एक ही मतलब है, वर्ड आगे पीछे लिखा हो, बाकी मीनिंग एक ही होता है। बजट डेफिशिएंट का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, इससे
Total टोटल रिसिप्ट से इसमें सारे रिसिप्ट की अपन बात करें और सारे एक्सपेंडिचर की बात करें, इसे हम कहेंगे बजट डेफिशिएंट। ये तो इसका डिफाइन हो गया। बजट डेफिशिएंट मींस व्हेन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड टू द टोटल एस्टिमेटेड रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड बजट डेफिशिएंट। अब इस बजट डेफिशिएंट को हम कैसे मेजर करते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन इसका बजट डेफिशिएंट का सबसे पहला पार्ट आता है फिस्कल, नहीं सबसे पहले फिस्कल को नहीं देखते, सबसे पहला बजट डेफिसिट फिर फिस्कल डेफिसिट। पहले अपन चलो फिस्कल डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ऐसा डेफिशिएंट जिसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स में क्या नहीं आएगा? लोन एंड बोरोइंग्स का पैसा नहीं आएगा। तो लोन क्यों लेते हैं? उस लॉस को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। तो अगर हम लोन को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी रिसिप्ट्स है उन रिसिप्ट्स में से एक्सपेंडिचर को हटा दें, तो कितना लॉस बच रहा गवर्नमेंट का, वो डेफिशिएंट क्या होगा? फिस्कल डेफिशिएंट। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फिस्कल डेफिशिएंट जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट के, उसमें से क्या माइनस होती है? टोटल रिसिप्ट्स। लेकिन क्या नहीं लेना इस टोटल रिसिप्ट्स में? कौन सी रिसिप्ट नहीं लेनी? एक्सेप्ट लोन एंड बोरोइंग्स, एक्सेप्ट लोन एंड बोरोइंग्स। लोन एंड बोरोइंग्स की भी रिसिप्ट ही होती है, लेकिन वो लोन एंड बोरोइंग्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि लोन तभी लेंगे जब लॉस पता चलेगा। गवर्नमेंट के पास अगर मान लो 100 रुपए का खर्चा हुआ है और 80 रुपए का रिसिप्ट है, तो 20 रुपए गवर्नमेंट माइनस में है एक तरह से। 20 रुपए माइनस में, तो वो पैसा माइनस का आया कहां से? उसके लिए तो लोन लेना पड़ेगा। ये जो लॉस हो गया है, गवर्नमेंट ने कमाए रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स सब मिला के 80 रुपए और खर्च किया 100 रुपए। 80 रुपए जेब में थे, 100 कैसे खर्च कर सकते? 20 रुपए कहीं से लाए होंगे ना, तो 20 रुपए क्या है? लोन एंड बोरोइंग्स। ये 20 रुपए किसके इक्वल है? फिस्कल फिस्कल डेफिसिट। डेफिशिएंट। तो आपको एक चीज पता चली, फिस्कल डेफिशिएंट किसके बराबर होता है? लोन्स एंड बोरोइंग्स। लोन एंड बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के इक्वल। जितना लोन एंड बोरोइंग्स होगा उतना ही फिस्कल डेफिशिएंट होगा। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कुछ 4-5 न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देगा और उसमें लिखा होगा फाइंड फिस्कल डेफिशिएंट या कैलकुलेट फिस्कल डेफिशिएंट, और उसमें एक 4-5 पॉइंट में से एक पॉइंट लोन एंड बोरोइंग सीधा सीधा दे रखा होगा। सीधा हमारा आंसर ही वही होगा, कोई कैलकुलेशन की नीड ही नहीं। फिस्कल डेफिशिएंट किसके बराबर होता है? लोन एंड बोरोइंग्स के बराबर। एंड गवर्नमेंट को जितना घाटा होगा उतना ही तो लोन लेगी। हमेशा लोन एंड बोरोइंग्स फिस्कल डेफिशिएंट के इक्वल चलता है। समझ में आ गया फिस्कल डेफिशिएंट? अगला डेफिशिएंट रेवेन्यू डेफिशिएंट। रेवेन्यू। नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू रिसीव्स का डिफरेंस लेना आपको। रेवेन्यू डेफिशिएंट क्या होगा? आरडी। आरडी इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। यानी कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव्स से ज्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट। अब रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीछे पड़े हैं अपन, यस सर। उन दोनों का डिफरेंस है। When revenue expenditure exceed to the revenue receipts, then it is called revenue deficit. इसके बाद next deficit प्राइमरी डेफिशिएंट। primary deficit। तो इसमें important ये है और एक ये है primary deficit। अब primary deficit क्या होता है? primary deficit का मतलब जो हमने fiscal deficit निकाला है, अगर उस fiscal deficit में से एक आइटम माइनस कर देते हैं और वो आइटम होता है इंटरेस्ट का पेमेंट। लोन लेते तो उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट के पेमेंट को अगर हम माइनस करते हैं किसमें से? फिस्कल डेफिशिएंट, तो जो बचेगा वो डिफरेंस कहलाएगा प्राइमरी डेफिशिएंट। प्राइमरी डेफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिशिएंट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो या लोन एंड बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो, क्या आएगा? प्राइमरी डेफिशिएंट। डाउट? आगे बढ़े, अगला क्या टॉपिक? फिस्कल अब ये तो हमारे टाइप्स खत्म हो गए। सबसे पहले तो था बजट डेफिशिएंट, इसका मतलब था टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड करते हैं टोटल रिसीव्स, और इसको कैलकुलेट करने के लिए माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीव्स, तो क्या आता है? बजट डेफिशिएंट। फिर इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको मेजर करने के लिए फिस्कल डेफिशिएंट होता है, रेवेन्यू डेफिशिएंट होता है, प्राइमरी डेफिशिएंट। फिस्कल डेफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। लेकिन क्या नहीं लेना? लोन्स एंड बोरोइंग्स। एक्सेप्ट लोन एंड बोरोइंग्स।
और इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? Loans and borrowings. अगर हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट तो Revenue expenditure minus revenue receipts. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस Revenue receipts. और अगर अपन को निकालना प्राइमरी डेफिसिट Physical deficit minus interest payment. फिस्कल डेफिसिट माइनस Interest payment. कोई डाउट? No. एक बार वापस पढ़ लो नोट्स। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेट करती है? गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसको हम बजटेड पॉलिसी भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में लिखती है, तो वही हमारी कौन सी पॉलिसी है? Fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। गवर्नमेंट जब इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में एस्टिमेट करती है और उसके लिए जो बजट बनाती है उसी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? Fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी। एक बार नोट्स की तरफ देखें। फिस्कल पॉलिसी मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक सिचुएशंस जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में यूज होती है। सेम ये चीज भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हमने पढ़ा भी था किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इनकम और आउटपुट कंट्रोल करने का मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है तो महंगाई बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता तो मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है। तो दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है और उसके लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। The government directly affect the level of equilibrium income in two ways। यानी इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट दो तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो होता है इकोनॉमी के अंदर उसको अफेक्ट करती है। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम जनरली जी बोलते हैं। एडी के अंदर कंपोनेंट्स आता है Yes, sir. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, C+I+G। तो जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर खर्च करती है। इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एडी के कंपोनेंट में हमने पढ़ा था AD equals to C+I+G+X minus M। अगर ये कह रहा है गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ा दे तो उससे क्या बढ़ेगी? एडी बढ़ जाएगी। एडी भी तो बढ़ेगी। कोई पॉइंट लिखा इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सेकंड पॉइंट, टैक्सेस एंड ट्रांसफर अफेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर करना, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह पे सब्सिडी होगी। ये चीजें किसके रिलेशन को अफेक्ट करती है? इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। इनकम का मतलब तो जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? खर्च करने वाली इनकम। खर्च करने वाली इनकम में से टैक्स को तो माइनस करना पड़ता है। नेशनल इनकम में से अगर अपन डिस्पोजेबल इनकम पर जाते हैं तो टैक्सेस तो गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट तो पहले ही माइनस हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाद में करने पड़ते हैं। उन टैक्सेस को हम माइनस करेंगे और ट्रांसफर पेमेंट्स में मिलते हैं तो उनको हमें प्लस करना पड़ता है। टैक्सेस तो हमारी इनकम में से क्या होते हैं? माइनस। और ट्रांसफर जो चीजें हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो क्या होती है? प्लस होती है। तो हमें क्या मिल जाता है? फिर वाई, यानी डिस्पोजेबल इनकम आपको मिल जाती है। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? Yes, Yes, sir. sir. क्या माइनस कर रहे हैं अपन? टैक्स। क्या प्लस कर रहे हैं? ट्रांसफर ट्रांसफर। पेमेंट। इनकम और डिस्पोजेबल इनकम का रिलेशन किस पर डिपेंड करता है? टैक्स और ट्रांसफर इनकम। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी तो हमें टैक्स देने पड़ेंगे, देने के बाद बची हुई इनकम वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है तो उस इनकम में सब्सिडीज को प्लस करेंगे, स्कॉलरशिप को प्लस करेंगे तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी। क्योंकि हमारे पास आ रहा है तो उसको प्लस करना है, हमारे यहाँ से जा रहा है उसको माइनस करना है। तो इस तरह से दो तरीके से ये फिस्कल पॉलिसी हमारी इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट करती है। एक एडी को अफेक्ट करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, और दूसरा डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट होती है। अब अगला टॉपिक इम्प्लीकेशंस, सेकंड लास्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल और बजट डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशंस किसको बोलते हैं? तो जो भी कुछ अपन अप्लाई करते हैं
अप्लाई करने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इसके इम्प्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल और बजट डेफिसिट। इम्प्लीकेशन ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आए तो भी यही आंसर और फिस्कल डेफिसिट आएगा तब भी यही आंसर है। गवर्नमेंट लॉस दिखा रही है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगी इकोनॉमी के ऊपर। तो पहला इफेक्ट है इनपुट फॉर डेवलपमेंट। पहला क्या है, इनपुट फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। इनपुट फॉर डेवलपमेंट। देखो इसमें क्या लिखा है, फिस्कल डेफिसिट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे इंडिया है तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट सही होता है, क्योंकि जितना ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना डेवलपमेंट होगा। अभी लोन लाके भी करें लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाए। टू पुश द रेट ऑफ डेवलपमेंट, हायर एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एंड डेवलपमेंट आइटम्स विल रेज द डेवलपमेंट इन फ्यूचर। अगर गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा। ये फिस्कल डेफिसिट किसके लिए इनपुट माना जाता है, डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, रिडक्शन ऑफ क्रेडिट इन मार्केट या क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर देखो मनी सप्लाई लिमिटेड होती है इकोनॉमी के अंदर, पैसा लिमिटेड है। गवर्नमेंट अगर घाटे में जा रही है तो गवर्नमेंट लोन लेगी, आरबीआई से लोन लेगी। तो आरबीआई से अगर लोन ले लेगी तो आरबीआई के पास तो पैसा तो लिमिटेड है ना, तो पब्लिक के पास पैसा नहीं बचेगा फिर, क्योंकि सारा पैसा किसने यूज कर लिया, गवर्नमेंट ने यूज कर लिया। तो जो पब्लिक सेक्टर के पर्सन है यानी प्राइवेट पर्सन है, उनको जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लोन अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल भी हुआ तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितनी डिमांड उतना लोन मिल नहीं रहा, उस सिचुएशन को बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। उसका कारण क्या है कि ज्यादातर लोन किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। पैसा तो लिमिटेड है, इसमें मनी सप्लाई लिमिटेड होती है, इस वजह से प्राइवेट पीपल के पास पैसा नहीं बचता। देखो इसमें high loans and borrowings of the government from the market will decrease availability of credit for the private sector. Hence, investment in capital formation in the market will decrease. उनके पास लोन लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा हमारी इकोनॉमी का। तीसरा है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती है, गवर्नमेंट ज्यादा डेफिसिट का बजट बताएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। पढ़ा था ना, महंगाई अगर होती है तो गवर्नमेंट को उसको सरप्लस बजट बनाना चाहिए, लेकिन अगर महंगाई चल रही है तो उसमें गवर्नमेंट ने डेफिसिट बना दिया तो और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मनी सप्लाई इसमें ज्यादा बढ़ती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाता है, और ज्यादा पैसा पब्लिक के पास जाएगा तो और ज्यादा डिमांड करेगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। इस वजह से ये इससे क्या होता है, इस डेफिसिट से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल या इन्फ्लेशन का सर्कल बन जाता है। फिर है डेट ट्रैप। गवर्नमेंट लगातार अगर घाटे में जाती जाएगी तो गवर्नमेंट को बार-बार लोन लेना पड़ेगा, फिर उसका रिपेमेंट ही नहीं कर पाती है, तो उस ट्रैप में फंस गई एक तरह से। फिर इतना ज्यादा लोन हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाती है। ये अच्छी चीज नहीं होती गवर्नमेंट के लिए। एक्सेसिव बोरोइंग्स में लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर रीपेमेंट ऑफ डेट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादा लोन लेने से फिर ना तो हम टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे कर पाते हैं, ना उसका इंटरेस्ट पे कर पाते हैं। फिर है डिक्रीज इन और इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ज्यादा लोन लेना हमारी फेथ को खत्म करता है, हमारी रेपुटेशन को डाउन करता है। खुद की कैपिटल नहीं है और केवल दूसरे की कैपिटल पर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं, मार्केट में हमारा नाम खराब हो। इस वजह से गवर्नमेंट पे अगर ज्यादा लोन लेके काम करती है तो अदर वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्री है उसके बीच में उसकी इमेज खराब हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है। एक्सेसिव बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, मनी मार्केट। डोमेस्टिक में भी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, क्रेडिट रेटिंग मिलती है वो कम हो जाती है, और इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर वाइसियस सर्किल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएंट, लो जीडीपी ग्रोथ। और इस तरह से अगर कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट लॉस में चलती जाएगी तो फिर उस लॉस को कवर करने के लिए लोन लिया जाएगा। अब लोन का जो पैसा आ रहा है डेवलपमेंट पे यूज नहीं होगा, लोन के रिपेमेंट पे यूज हो रहा है, तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो भी है वो रुक जाएंगे, क्योंकि उस लोन तो लिया नहीं गवर्नमेंट, लेकिन लोन का पर्पस क्या है, लोन का दूसरा पुराना लोन उसका रिपेमेंट करना क्यों, नया लोन ले रहे पुराने को चुका रहे, नया ले रहे पुराने को चुका रहे, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं करेगी गवर्नमेंट,
डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं करेगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं फिस्कल डेफिसिट के या बजट डेफिसिट के। फिर अगला है इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है वैसे रेवेन्यू डेफिसिट होता है। उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? रेवेन्यू होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, ये अपन को पता है। शॉर्ट टर्म जो होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी किससे रिलेटेड है? शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। तो उसके इम्प्लीकेशन भी शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करेंगे। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट विल कॉज करंट और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट ओनली, है ना। ये डेफिसिट क्या बताता है? करंट और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट को ही बताता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े खर्चे नहीं है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म और करंट डेवलपमेंट को शो करता है। और दूसरा, इट आल्सो इंप्लाइज लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच विल लीड्स टू लोअर ग्रोथ इन फ्यूचर। ये बताता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही करेंगे, तो फ्यूचर में हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। थर्ड है, ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट विल फेस फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर हम इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे, केवल डे टू डे एक्सपेंसेस को ही फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होने से फ्यूचर में हमें कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा, इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये सारे इम्प्लीकेशंस है रेवेन्यू डेफिसिट। तीन ही है, एक तो शॉर्ट टर्म ये करंट इन्वेस्टमेंट है ये केवल, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो फ्यूचर में हमारे ग्रोथ की कमी हो जाएगी, और तीसरा लेस लेस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर अर्निंग नहीं होगी, जिससे हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी। ये सजेशन है कि इस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है। पीछे एक क्वेश्चन भी आया था, इस डेफिशिएंसी जो है घाटा है, इस घाटे को कैसे कम करें। तो दो ही तरीके होते हैं घाटे को कम करने के, या तो इनकम को बढ़ाओ या खर्चों को कम करो। दो तरीके हो सकते हैं, वही चीज इसमें सजेशन दे रहे हैं। पहला है बाय डिक्रीजिंग द बजटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का अननेसेसरी होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज मिलती है वो ज्यादा है, जितना वो काम करता है उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा होती है, उसको कम किया जा सकता है ना। उस चीज को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीडियो देखिएगा तो मेरे लिए थोड़ा सा उसको नाराज हो जाएगा, कट कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्या करेंगे, वो सही है, वो सही कह रहा है। पहला तो ये गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए। तो जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल डिक्रीजिंग सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाय रिड्यूसिंग सब्सिडीज। एक तो सैलरी कम कर दी जाए, एक अननेसेसरी कहीं सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं उसको भी हटा देना चाहिए। दिवाली पे दूसरा पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू थ्रू प्रॉपर टैक्सेशन। गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए, तो जो लोग टैक्स नहीं चुकाते वो भी चुकाने लगेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अर्निंग बढ़ जाएगी। तो दो ही सजेशन है, या तो खर्चे कम करो या इनकम को बढ़ाओ। तो इस तरह से हम हमारी डेफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का समापन होता है। इसके आगे इसके आगे one is subject, one is